हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि ऋषि अपने गेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहा होता है। तभी वहां उसका केयरटेकर आता है और पूछता है कि सर सब ठीक है ना, कुछ चाहिए क्या? ऋषि मना कर देता है। इतने में झनक वहां पहुंचती है और एक स्टोव निकालकर उसे ऑन करने लगती है। यह देखकर केयरटेकर घबरा जाता है और झनक पर चिल्लाने लगता है कि आग लगाना अलाउड नहीं है, मालिक देखेंगे तो नाराज होंगे, सर इसे मना करिए। ऋषि थोड़ा परेशान होता है और झनक से पूछता है कि यह क्या कर रही हो। झनक मजाकिया अंदाज में जवाब देती है कि ये बैल बुद्धि समझ नहीं रही है, मैं हल्दी और जड़ी बूटी गर्म कर रही हूँ, खाना नहीं बना रही। ऋषि फिर पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ ने कहा है कि यही खाना बना के खिलाओगी? इस पर झनक झुंझलाकर कहती है कि पागल हो क्या सब लोग, मैं यहाँ खाना नहीं बनाऊंगी, बल्कि आपकी चोट पर गरम हल्दी का लेप लगाऊंगी ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। वह केयरटेकर को भी धमका देती है कि अगर उसके स्टोव को किसी ने फेंका तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। ऋषि को उसकी बातों पर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें एक मासूम सा बचपना नजर आता है। झनक बताती है कि वह खुद नहीं आना चाहती थी, उसकी माँ ने उसे भेजा क्योंकि उन्होंने ऋषि की चोट देखी थी। वह मंगल मामा से मदद मांगती है और कहती है कि जल्दी से स्टोव संभालो ताकि मैं लेप लगा सकूं। मंगल ऋषि का पैर पकड़ता है और जैसे ही झनक को चोट दिखती है वह चौंक जाती है और कहती है कि देखो मामा, कितनी गहरी चोट लगी है, फिर भी शहरी बाबू कह रहे हैं ठीक हूँ। झनक भावुक होकर कहती है कि जब इन्होंने हमारे बाबूजी की मदद की थी तो अब हमारा भी फर्ज बनता है इनका ख्याल रखना। मंगल बोलता है कि उसे काम है और झनक से कहता है कि वो खुद ही लेप लगा दे। मंगल के जाने के बाद झनक धीरे से ऋषि से माफी मांगती है और कहती है कि यह मरहम दिन में 3 से 4 बार लगाइए, आराम मिलेगा। तभी केयरटेकर फिर बोल पड़ता है कि अब ये स्टोव जाएगा या नहीं, कौन जाने। झनक गुस्से में कहती है कि अगर किसी ने मेरा स्टोव फेंका तो देख लेना। ऋषि हल्के फुल्के अंदाज में उसे समझाता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, बस बताओ कि लेप कब तक लगाना है। झनक बताती है कि यह लेप 3 दिन तक लगाना है, सुबह, दोपहर और रात। इससे आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। ऋषि मुस्कुराता है और कहता है ठीक है डॉक्टर झनक, जैसा आप कहें। झनक जब ऋषि के पैरों पर जड़ी बूटी का लेप लगाती है तो कहती है 3-4 बार लगाओगे ना तो दर्द ऐसे गायब होगा जैसे था ही नहीं। ऋषि मुस्कुराकर कहता है तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी, मेरा दर्द तो अब लगभग ठीक हो गया है। झनक हल्की नाराजगी के साथ बोलती है ऐसे कैसे? यह लेप दर्द छूमंतर कर देता है। तभी ऋषि मजाक में गंभीरता मिलाकर बोलता है तुम्हारा कर्श श्राप लग गया है, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यह सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है शहरी बाबू लोग हमेशा यही समझते हैं कि गांव वाले श्राप ही देंगे, कभी यह क्यों नहीं सोचते कि हम किसी को अच्छी नजर से भी देख सकते हैं। उसकी आंखें भीग जाती हैं। ऋषि नरम स्वर में पूछता है तुम अपने बाबा को याद कर रही हो क्या? झनक कहती है नहीं, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं, कैसे याद करूं? मेरी माँ को तो उन्होंने जंगल में अकेला छोड़ दिया, शायद कहीं और अपनी दूसरी बेटी के साथ रहते होंगे। मैं उन्हें ढूंढूंगी और पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी माँ को अकेले तकलीफें सहनी पड़ी। वह दृढ़ता से कहती है मैं एक दिन उन्हें शहर में ढूंढ निकालूंगी। दूसरी ओर मून फादर्स डे का सरप्राइज तैयार करती है। वह पूरे हॉल को खूबसूरती से सजाती है और अर्शी से पूछती है बाबा कहाँ हैं? अर्शी बताती है कि वे किसी मीटिंग से आ रहे हैं। बबलू और अंजना डेकोरेशन देखकर कहते हैं बहुत दिल को छू लेने वाला है। मून भावुक होकर कहती है हर साल मैं बाबा को खास महसूस करवाने की कोशिश करती हूँ, इस बार भी कुछ अलग किया है। तभी अर्ची पूछती है ऋषि से बात हुई? मून मुस्कुराकर कहती है हाँ मम्मा, सब हो गया, लगता है पापा आ गए। वह दौड़ती है और दरवाजे पर जाकर अनिरुद्ध से कहती है अब आंखें बंद कीजिए, मैं सरप्राइज दिखा रही हूँ, नो चीटिंग। अनिरुद्ध हंसते हुए आंखें बंद करता है और मून उसे डेकोरेशन वाली जगह पर ले जाती है। जैसे ही वह आंखें खोलता है सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। यह एपिसोड एक भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है जहां परिवार के रिश्तों और भावनाओं की गहराई को दर्शाया गया है। ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी बेटी भले ही कॉलेज की टीचर हो लेकिन वह आज भी बच्चों की तरह व्यवहार करती है। दूसरी ओर झनक अपनी पीड़ा को उजागर करती है कि उसके जीवन में पिता की कमी हमेशा खलती रही है। ऋषि उसे बताता है कि आज फादर्स डे है और मून मासूमियत से पूछती है कि फादर्स डे क्या होता है।
ऋषि समझाता है कि यह दिन पिता को खास महसूस कराने के लिए होता है। मून कहती है कि अब वह बड़ी हो गई है। वहीं अनिरुद्ध अपनी बेटी मून को एक तोहफा देता है और कहता है कि वह बहुत लकी है जो उसे ऐसी बेटी मिली। तभी अर्शी नाराज होकर पूछती है कि क्या उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं है। अनिरुद्ध मजाक में कहता है कि क्या अब वो उसका भी फादर बन जाए। अर्शी गुस्से में कहती है कि पत्नी होने के नाते भी वो तोहफा दे सकता है और याद दिलाती है कि मून उसकी वजह से ही अनिरुद्ध की जिंदगी में आई थी। अनिरुद्ध को झनक की दी गई मून की याद आती है और वह भावुक हो जाता है। झनक कहती है कि जिनके पास पापा होते हैं वही फादर्स डे मनाते हैं, उसके पास तो कभी थे ही नहीं। इसके बाद फादर्स डे का सेलिब्रेशन होता है, केक कटता है, फोटो क्लिक होती है और सभी खुश होते हैं। ऋषि मून को समझाता है कि जब उसके पापा होंगे तब वह भी यह दिन अच्छे से समझेगी। इसी बीच ईशानी के घर में तनाव पैदा हो जाता है जब उसका पति क्लाइंट्स को डिनर पर बुलाता है और ईशानी की दीदी को इस बात की जानकारी नहीं होती। दीदी नाराज होती है कि उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। ईशानी कहती है कि उसने सारा सामान खुद देख लिया था और दीदी तो देर से उठती है, इसलिए उन्हें जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस पर दीदी तंज कसती है कि क्या अब घर में उनकी कोई अहमियत नहीं रही। सुबह का समय था, घर में हलचल थी। ईशानी थकी सी आवाज में कहती है, अगर रात में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता तो आप मुझसे पूछ लेते, वैसे भी जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। खाना बाहर का था लेकिन मैंने कोशिश की थी कि घर जैसा स्वाद आए। तभी उसकी दीदी तंज कसते हुए कहती है, इससे अच्छा तो किसी अच्छे होटल से मंगवा लेते। उसके पति मुस्कुरा कर बोलते हैं, होटल का क्या मजा दीदी, ईशानी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इतने में पीहू आती है और अपने पापा से पूछती है, डैड कैसे हो। ईशानी स्नेह से उसे याद दिलाती है, पीहू तुम्हारा गरम दूध रखा है, पी लो नहीं तो भूल जाओगी। पीहू झुंझला कर कहती है, पहली बात तो लेक्चर देना बंद करो और मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करो। आपको कभी थकावट नहीं होती क्या। दूसरी ओर यश और अंकिता आते हैं। यश अपने पापा से पूछता है, कैसे हो डैड। वो जवाब देते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे आज मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, इसलिए सब अच्छे से रेडी रहना। अंकिता उत्साहित होकर बोलती है, इसलिए आपने मुझे भी बुला लिया, बहुत अच्छा किया। वैसे खाना कहाँ से मंगाया है। डैड जवाब देते हैं, होटल से नहीं, ईशानी ने बनाया है। अंकिता चौंक कर बोलती है, ईशानी ने। होटल का तो डेली खाते हैं, ये तो अलग ही अनुभव होगा। तभी पीहू कटाक्ष करते हुए कहती है, मुझे तो समझ नहीं आता आपने इसमें ऐसा क्या देखा कि शादी कर ली। ना इसका रंग है ना ढंग, और कहाँ ये आईपीएस बनने वाली थी। ईशानी शांत स्वर में कहती है, यश तुम्हारा नाश्ता रेडी है, खा लो। यश थोड़ा झिझकते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा। धीरे धीरे माहौल और कड़वा हो जाता है। पीहू ताना मारते हुए कहती है, अगर सब कुछ बन के हो गया हो तो अब तुम जा सकती हो। तुम इस घर की मेड हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ईशानी संयमित होकर जवाब देती है, हाँ मेड ही समझ लो। तुम्हारे बाबा ने मुझे इस घर में तुम्हारे, दीदी और यश की देखरेख के लिए लाया है। अगर मैं ये भी ना कर सकूं तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। फिर वह अंकिता की ओर देखकर कहती है, कल को जब तुम यश के साथ इस घर में रहोगी और उसका मन कुछ अच्छा खाने का होगा तो क्या करोगी। मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हें काम करना है, पर समझदारी जरूरी है। दूसरी ओर इंदुमती जी और उनके पति चिंतित होकर बात कर रहे होते हैं। इंदुमती कहती है, पुतुल की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं किस जन्म का पाप है जो हमारे घर में शांति नहीं है। अब 2 दिन बाद ऋषि की शादी है मून से और वो अदिति आएगी। वह क्या सोचेगी हमारे परिवार के बारे में। तभी तनुश्री वहां आती है और समझाने की कोशिश करती है, बोदी दादा मुझे लगता है आप लोग कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। पुतुल बुरी नहीं है, उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। वो बहुत कुछ करती है, ये बात हम नहीं भूल सकते। मगर इंदुमती कड़ाई से कहती है, अब वो नहीं सुधरेगी। अगर एक गलती होती तो समझते, लेकिन यहाँ तो 100 गलतियां हो चुकी हैं। यहाँ पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जहाँ अच्छाई और कड़वाहट के बीच टकराव साफ नजर आता है। ईशानी की माँ पायल के गलत बर्ताव को लेकर गुस्सा जाहिर करती है, तो वहीं तनुश्री समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी अच्छाई भी बड़ी चीजों के लिए जरूरी होती है। लेकिन ईशानी के बाबा एक गहरी बात कहते हैं कि दूध में अगर एक बूंद नींबू गिर जाए तो वो सब बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ घर में खाने को लेकर भी ताने चलते हैं। ईशानी की तुलना सुहासिनी से की जाती है और पीहू भी बोल देती है कि ये तो सिर्फ मम्मा बनने की एक्टिंग कर सकती है, असली मम्मा जैसा कुछ नहीं कर सकती। इसी बीच ईशानी के पति माहौल को संभालते हुए उसे किचन में भेजते हैं।
वहीं घर में एक बड़ा मेहमान जीत अपने दोस्त के साथ पहुंचता है। जीत को देखकर ईशानी चौंक जाती है। उसका चेहरा देखते ही वह पुरानी यादों में डूब जाती है और समझ जाती है कि जीत फिर से कोई चाल चलने आया है। जीत मुस्कुराते हुए मिठाई देता है और बच्चों के लिए कहता है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर तनुश्री पुतुल को लेकर दादा से कहती है कि वह अभी टूट चुकी है, उसे सहारा चाहिए। तभी पुतुल गाना गाने लगती है और उसकी आवाज में दर्द, शांति और गहराई साफ सुनाई देती है। उसकी माँ भावुक हो जाती है, बोलती है कि इतने सालों बाद उसकी बेटी ने गाया और उसकी आवाज में वो जादू है जो दिल को छू जाए। उसके पिता और बाबा भी भावुक हो जाते हैं। बाबा तो खुद को रोक नहीं पाते और पुतुल के पास पहुंचकर उसके सुर में सुर मिलाकर गाते हैं। यह दृश्य इतना भावनात्मक होता है कि पुतुल अपने बाबा से लिपट कर रो पड़ती है। सबका मन भर आता है और ऐसा लगता है जैसे बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो रहा है। पुतुल जब गाना गाती है तो उसकी आवाज का दर्द सभी का दिल छू जाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं और उसके बाबा उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह अभ्यास जारी रखे ताकि उसका अपना भी दुख मिट जाए और घर में भी सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी ओर ऋषि कहता है कि वह कल दोपहर 2:30 बजे तक रूम खाली कर देगा और बाकी सामान का ध्यान रखेगा। तभी झनक वहां से गुजरती है और ऋषि उसे मजाक में बोलता है कि वह मछलियां फेंक देगा। झनक तंज कसते हुए जवाब देती है कि छू कर तो देखो, और फिर कहती है कि अगर गांव में उसके सामने आया तो देख लेना। ऋषि बात को संभालता है और झनक को ऊपर भेज देता है। झनक गुस्से में ऊपर जाती है और कहती है कि अगर उसे न रोका गया होता तो आज किसी की बैंड बज जाती। ऋषि पूछता है कि वह क्यों आई है, तो झनक बताती है कि माँ ने उसे खाने पर बुलाया है। ऋषि कहता है कि उसके पैरों में चोट है। इस पर झनक कहती है कि गोवा वाली हल्दी से तो चोट ठीक हो गई है, अब चलिए। ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है कि थोड़ा दर्द अब भी है। झनक कहती है कि शरीर का दर्द तो चला जाता है लेकिन दिल का नहीं। फिर वह ऋषि से कहती है कि चलिए, आज गांव के मेले में मैं आपको घुमाने ले चलती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त होता है।